जब कभी फिनाइल शिफ्ट होता है ना, अगर कभी बेंजीन रिंग शिफ्ट करे तो शिफ्ट के बाद ये उसी कार्बन पर जाता है, मतलब उसी कार्बन, बेंजीन उसी कार्बन से यहां जाके अटैच होता है जिस कार्बन से वो ओरिजिनली पहले अटैच्ड था। ये शिफ्ट कैसे होती है? बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। असल में ये बेंजीन अपने बॉन्ड को तोड़ता है और खुद का इलेक्ट्रॉन अरेंज करता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन जो है ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है इधर की ओर, और यहां बन जाता है एक प्लस चार्ज। ये अपना ही बॉन्ड तोड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। अपना ही बॉन्ड तोड़ के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बनाता है, और वो माइनस जो है वो बॉन्ड बना लेता है सामने की ओर, और प्लस रह जाता है। ये प्लस जो है वो पार्शियली डिस्पर्स हो जाएगा। क्यों? दिस विल बी डिस्पर्स्ड थ्रू आउट, यू अंडरस्टैंड? दिस इज द टीएस। और उसके बाद फाइनली ये शिफ्ट हो जाता है, फिर ये बॉन्ड टूट जाता है और ये कनेक्ट हो जाता है, प्लस चार्ज इधर आ जाता है। तो इसलिए फिनाइल शिफ्ट सबसे अच्छा शिफ्ट है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही अरेंज कर लिया है, और जो पॉजिटिव चार्ज बदले में बना है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। जरा इमेजिन करो, यहां कोई ईआरजी लगा होता तो पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा स्टेबिलाइज हो जाता। क्यों? बात समझ में आ रही है? तो इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो इस तरह से है। बेंजीन रिंग अगर शिफ्ट कर रहा हो और उस पर एक ईआरजी लगा दें पैरा पोर्शन पे, इसका शिफ्ट बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू बेंजीन इटसेल्फ। और अगर ईडब्ल्यूजी लगा हो तो माइग्रेशन स्लो हो जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आई? यही नहीं, अगर मान लो ईआरजी ही लगा हुआ है और पैरा पोर्शन पे लग जाए एक जगह, और एक जगह पर ये लग जाए ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो वाला स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्लो हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो वाला जो है वो स्लो माइग्रेशन करता है। एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि अगर मान लो फिनाइल माइग्रेट कर रहा है जिस पर OCH3 लगा हुआ है, तो इसका माइग्रेशन CH3 लगे हुए रिंग से ज्यादा फास्ट होगा, और इसका माइग्रेशन केवल बेंजीन हो, सिर्फ बेंजीन हो, उससे ज्यादा फास्ट होगा। और इस पर अगर हम क्लोरो लगा दें, क्लोरो इज एन EWG, तो इससे स्लो हो जाएगा। और OCH3 अगर ऑर्थो पे लगा हो तो वो क्लोरो, पैरा के क्लोरो से भी स्लो माइग्रेट करता है। एक डेटा है कि अगर मान लो इसकी स्पीड 1 है, रिलेटिव माइग्रेशन की स्पीड 1 है, तो ये करीब 15 टाइम्स ज्यादा होता है, और ये करीब 500 टाइम्स ज्यादा होता है इससे, बेंजीन से। ये थोड़ा कम हो जाता है, 0.7 टाइम्स हो जाता है, और ये 0.3 टाइम्स हो जाता है। आप देखें, एक बार OCH3 पैरा पे लगा हो और एक बार ऑर्थो पे लगा हो तो कितने का फर्क आएगा बताएं? क्या ये 1500 और 1500:1 का फर्क आएगा? मतलब पैरा पे लगा हुआ मिथॉक्सी ग्रुप और ऑर्थो पे लगे हुए मिथॉक्सी ग्रुप का माइग्रेशन अगर करवाएं तो ये 1500 टाइम्स फास्टर होगा। व्हाट डू यू से? स्टेरिक का प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना? क्लियर है? ये पीटर साइक्स से लिया ये डेटा मैंने ना, पीटर साइक्स नाम की एक बुक है रिएक्शन मैकेनिज्म की। अगर मान लो माइग्रेशन के लिए जो 3 ग्रुप्स रेडी हैं वो तीनों डिफरेंट नेचर के हों, हाइड्राइड, एल्काइल, फिनाइल, तो उस ग्रुप का माइग्रेशन करना चाहिए जिसके माइग्रेशन के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। जरा मुझे बताओ, अगर H- शिफ्ट करवा दूं तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा बताना? यहां पे एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्यों बेटा? ये ऐसा हो जाएगा। अगर मिथाइल माइनस शिफ्ट करवा दिया जाए तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा बोलो? ये हो जाएगा ऐसे। क्यों बेटा? और ये जो CH2 है इसके ऊपर मिथाइल चला जाएगा। अगर फिनाइल शिफ्ट करवा दी जाए
तो कार्बोकेटायन बनेगा ऐसा वाला। इन तीनों कार्बोकेटायंस में सर्वाधिक स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? पहला वाला। तो यही वाली शिफ्ट होगी और ये दोनों नहीं होगी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि दो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन के में इन्वॉल्व है। एक फैक्टर ये है कि तीन ग्रुप जो माइग्रेशन के लिए रेडी हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? माइग्रेशन की स्पीड। एक ये फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि जब माइग्रेशन हो जाएगा तो जो बनने वाला रिजल्टिंग कार्बोकेटायन है वो सर्वाधिक स्टेबल कब होगा? Which group on migration will give rise to a most stable carbocation? There are two factors which are involved. There are two factors. अब इसमें यह है कि जो डोमिनेंट हो जाए, मान लो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उस ग्रुप का इतना ज्यादा है कि वो रिजल्टिंग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इग्नोर कर रहा है और चला जाता है, ये हो सकता है। या फिर रिजल्टिंग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि उसने कहा भाई तुम मत आओ, उसको आने दो। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन कौन से केस में क्या फैक्टर होगा वो हम कैसे देखें? तो उसके लिए एक हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है ऐसी कि भाई ऐसे कर लो कि अगर ये तीनों ग्रुप नेचर में डिफरेंट हो या दो भी डिफरेंट हो, तब तो आप ये देख लो कि रिजल्टिंग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके माइग्रेशन के बाद सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना? और अगर ये तीनों ग्रुप जो माइग्रेट करने के लिए तैयार हैं, अगर ये तीनों ग्रुप एक ही नेचर के हुए, अगर ये तीनों ग्रुप एक ही नेचर के हुए, जैसे एरोमेटिक 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 या अल्काइल अल्काइल अल्काइल, ठीक है ना, तो फिर जिस ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वही माइग्रेट करेगा, इवन इफ द रिजल्टिंग कार्बोकेटायन इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। बात समझ में आ रही? बताओ इन तीनों रिंग्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? बेंजीन के पास है, नाइट्रो वाले के पास है, या ओएमई वाले के? यही माइग्रेट करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर तीन ग्रुप्स जो माइग्रेशन के लिए तैयार हैं वो तीनों अलग अलग नेचर के हुए, तब तो आप रिजल्टिंग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके माइग्रेशन से होगी उस हिसाब से माइग्रेशन करवा दें। लेकिन अगर तीन ग्रुप जो माइग्रेशन के लिए रेडी हैं वो सेम नेचर के हुए, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, तो फिर आप क्या करेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होगी उसको माइग्रेट करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा तब होती है जब एल्काइल बड़े आकार का हो या फिर आप देखें ERG वगैरह लगा हो। बात समझ आ गई? सभी को क्लियर हो गया? इस बात को नोट कर लो, फिर वो भी नोट में लिख लेंगे, शब्दों में इस बात को नोट कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? चलो लिखो जरा नोट 1। मैं फिर से बता दूं कि ये लिटरेचर का नहीं है, ये लिटरेचर में लिखा हुआ नहीं है। हम अपनी सहूलियत के लिए ये बातें नोट कर रहे हैं, सवाल बनाने के लिए। अगर कहीं कोई एक्सेप्शन मिल जाए तो हम उसको सही कर लेंगे, वापस उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। लिखो, पहला पॉइंट लिखो। इन केस व्हेन 3 ग्रुप्स रेडी टू माइग्रेट आर ऑफ डिफरेंट नेचर्स, I repeat, in case when 3 groups ready to migrate are of different natures, then that group migrates preferably, due to which the resulting carbocation is most stable. You understand? That means the stability of resulting carbocation is more important in this case when the groups ready to migrate are of different nature. दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा नोट लिख लो, एक नोट सेकंड। प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट फ्रॉम लिटरेचर, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट लिख लो। इन केस when the groups ready to migrate are of same nature, in case when the groups ready to migrate are of same nature, then the group with highest electron density migrates preferably. Then the group with highest electron density migrates preferably. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। द ग्रुप विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट्स प्रीफरेबली, ठीक है ना? बात समझ में आ गई?
क्योंकि देखो माइग्रेशन के लिए जो दो फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर ये है कि जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो सर्वाधिक स्टेबल कब होगा, और दूसरा फैक्टर ये है कि किसकी माइग्रेटरी स्पीड ज्यादा होगी। अब दो तरह से कंपटीशन हो रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले जाना चाहता है, और जिसके जाने के पश्चात बनने वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो वो भी पहले जाना चाहता है। दोनों में कंपटीशन है, बात समझ में आई। तो उसमें क्या है, जो डोमिनेंट होगा, जो फैक्टर डोमिनेंट होगा उसी का रिजल्ट हमें दिखाई पड़ेगा, बात समझ में आई। लेकिन हम तो लैब में काम नहीं कर रहे हैं ना, हम तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहे भाई कौन गया, क्लियर है। तो इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर डिफरेंट नेचर के हो तो आप रिजल्टिंग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दे दो, और अगर सेम नेचर के हो तो माइग्रेटरी स्पीड को इंपॉर्टेंस दे दो। ठीक है, समझ आ गई बात। रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकेटायंस, दो तरह के रीअरेंजमेंट्स होते हैं साइक्लिक कार्बोकेटायंस में। पहला है रिंग एक्सपेंशन, RE, 4 कार्बनों की रिंग 5 कार्बनों में एक्सपेंड हो जाती है, या 5 कार्बनों की रिंग 6 कार्बनों वाली रिंग में एक्सपेंड हो जाती है। और दूसरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, RC, 4 कार्बनों की रिंग 3 कार्बनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और 7 कार्बनों की रिंग 6 कार्बनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा रेयर है, रेयर है, और उसकी एक कंडीशन भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। RE, ठीक है। अगर कोई एक नोट छोटा सा लिखेंगे यहां पर बेटे, पहले एक नोट लिख लें यहां पर। रिंग एक्सपेंशन के ठीक नीचे एक नोट लिख लीजिए, प्लीज पुट अ नोट फॉर रिंग एक्सपेंशन, या फॉर RE ऐसे लिख देना, कैपिटल R कैपिटल E। फॉर RE द पॉजिटिव चार्ज must be present at alpha position outside the ring. For RE, the positive charge must be present at alpha position outside the ring. बात समझ में आई। अब जरा बोर्ड की ओर सभी लोग देखें, एक बार लिखना बंद कर दें जरा, बोर्ड की ओर सभी लोग देखें। एक रिंग है, उसके बाहर अल्फा पोजीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने इस कार्बन को 1 बोल दिया, और इस कार्बन को, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आउटसाइड द रिंग है, उसको 2 बोल दिया। ये वाला बॉन्ड एक्सपैंड होगा ऐसे, इसको हम बोलते हैं 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट ये ऐसे है कि समझो, जरा बोर्ड की ओर सभी देखें तो बताऊं। समझो यहां बॉन्ड लगा हुआ था, ये बॉन्ड यहां से टूट गया और यहां लग गया, तो ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ना, जिसको कार्बन नंबर 1 कहा है हमने, तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और रिंग कितने मेंबर्स की हो जाएगी बताओ? 5 मेंबर्स। यू अंडरस्टैंड? तो अगर तो बेसिकली दिस माइग्रेशन गोज थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट वेयर this bond is going to be broken finally, and this new bond is going to be formed. This is position number 1, this is position number 2, and it's a kind of 1-2 bond shift, ठीक है ना। This bond will finally vanish. What do you say, yes or no? Yes. इसकी जगह ये वाला बॉन्ड भी हो सकता था, दोनों इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कहां दिखाई पड़ेगा? ये TS है, तो पॉजिटिव चार्ज किस नंबर वाले कार्बन पे दिखाई पड़ेगा? 1 नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। यही तो हो गया ना 5 मेंबर रिंग। अगर हम लोग चाहें तो इसे हम रेगुलर पेंटागन की तरह लिख दें ऐसे। जो अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं उनको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखने का ट्रेडिशन है, नहीं लगाए तो भी गलत नहीं माना जाता। एक सवाल है, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि यहां पर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्राइड शिफ्ट कर जाता और ये टर्शरी बन जाता? ऐसा क्यों नहीं हुआ जो मैं यहां पर कर रहा हूं? क्यों नहीं H- शिफ्ट करने के बाद ये टर्शरी हो गया, जो कि प्राइमरी से तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? Why not this
हाँ, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है। वेरी गुड। अभी देखो ये कार्बन sp3 है और इसे 109 डिग्री की रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। So there is an angle strain. Whenever a ring deviates the actual bond angle from the aberration angle, then ring experiences a kind of strain which is called angle strain. It is a kind of instability, and such rings are always having ring opening tendencies. अब देखो जरा. Now this carbon has become sp2. Now what is the required angle? 120. But the actual angle is still 90 degree. So angle strain increased. You understand? Reaction never goes in the direction where angle strain is going to increase. Rather, reaction prefers to go in the direction where relief from angle strain takes place. बात समझ में आ गई? तो ये वाला कांड नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा जिससे एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाए। बात समझ में आ गई? मैंने आपको एक दिन बताया था कि सारी रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती हैं, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग चेयर फॉर्म में जाने के बाद बिल्कुल जीरो एंगल स्ट्रेन वाली हो जाती है। ठीक है ना? क्लियर है? या नोट करो इसको। एक 5 मेंबर रिंग ले लें जिसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज रख देंगे और वो रिंग एक्सपैंड करके 6 मेंबर में बदल जाएगा। देयर इज ए 5 मेंबर्ड रिंग एंड देयर इज 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड शिफ्ट्स फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 टू पोजीशन नंबर 2। दिस इज 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। करोगे? ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी बताओ? जिस बॉन्ड को शिफ्ट होना उसको डॉटेड बना देता हूं, जो नया बॉन्ड बनना उसको भी डॉटेड बना देता हूं। ये होगा ट्रांजिशन स्टेट जिसमें पोजीशन नंबर 1 से 2 पर बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है। दिस बॉन्ड विच आई मार्क्ड विल वैनिश फाइनली। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? कौन से नंबर वाले कार्बन पर? 1 पर आ जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा बेटा। क्यों? तो कितने मेंबर्स की रिंग है ये? 6 मेंबर्ड की। तो रेगुलर हेक्सागन बना दे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है? एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं, प्लीज अलाउ मी। जरा देखें, बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 टू पोजीशन नंबर 2। दिस इज 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट के दौरान ये वाला बॉन्ड जा रहा है, फाइनली ये नया बॉन्ड बन रहा है, एंड दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, एंड दिस इज ओवरऑल अ ट्रांजिशन स्टेट। पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। बताओ कौन सा बॉन्ड गायब होगा? ये वाला। क्या बेटा? तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा? अभी ये ऐसे बन जाएगा प्लस चार्ज के साथ। क्यों? इसको ऐसे लिख दूं तो, रेगुलर हेक्सागन की तरह लिख दूं तो प्लस चार्ज यहां होगा और मिथाइल पड़ोस में होगा। क्या इसमें और कोई शिफ्ट हो सकती है? अगर H- शिफ्ट हो जाए तो ये फर्दर ज्यादा स्टेबल टर्शरी में बदल जाएगा। ठीक है? देखो क्वेश्चन, मतलब आपको रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाएगा कि भाई एक बात मुझे बता दो, मैंने यहां Br ले लिया, AgNO3 और वाटर डाल के मैं चाहता हूं कि Br- निकल जाए, बिकॉज Ag+ इज वेरी फॉन्ड ऑफ हैलाइड आयन। Ag-Br को निकालने का, यहाँ प्लस चार्ज बन जाएगा, वाटर का OH यहाँ आने वाला है। तो एल्कोहल कैसा बनेगा फाइनली? तो आपको बताना होगा कि प्लस बनेगा, फिर ये सब कांड होंगे, ये सब करा के फिर फाइनल एल्कोहल जो बनेगा वो ऐसा होगा। यही SN1 रिएक्शन है जो हमको पढ़ना है। तो यहां से Br- का निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बनना, रिंग एक्सपेंशन, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सब आपको खुद मालूम होना चाहिए, क्योंकि आंसर में तो वो बोलेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो आपको ये बताना है। तो इसके बीच में क्या क्या हुआ, ये वो प्रोसेस है जो हम सीख रहे हैं। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि चलो ये कार्बोकेटायन एक्सपेंड करके बताओ, ठीक है ना? वो तो बोलेंगे प्रोडक्ट बना के बताओ, और हमें पता होना चाहिए कि अब ये कार्बोकेटायन बनने जा रहा है, क्योंकि Ag+Br- को निकाल कर ले जाएगा, एक प्लस चार्ज बन जाएगा, प्लस चार्ज का रिंग एक्सपेंशन वगैरह हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली H2O वहां आके और एल्कोहल बना लेगा। ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा, नोट करें। डायरेक्ट अगर मान लो मैं ये कहूं कि यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्ट बना दोगे क्या? रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या बनाओगे बोलो?
पहले 5 मेंबर्ड और बाहर मिथाइल है, फिर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा बन जाएगा, देख लो। ठीक है, अगर मान लो हमने ये वाला ले लिया तो बना लोगे क्या? रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? नया कार्बोकेटाइन बनाओगे? बोलो। इस एग्जाम्पल में और पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई डिफरेंस नहीं। जरा देखो, अगर ये लाइन ना होती तो आप क्या बनाते? बोलो, कितने मेंबर्स की रिंग बनाते? बोलो, 6 मेंबर्ड रिंग बना देते ना। तो ये लाइन बाहर से रहने दो ऐसे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। ये बाईसाइक्लोटाइप का एक कार्बोकेटाइन है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? विल गो फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन नाउ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, RC। एक नोट लिखो, फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन द पॉजिटिव चार्ज, फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब RC लिख देना। फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग itself. For ring contraction, the positive charge must be present on the ring itself. रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ये एक 4 मेंबर्ड रिंग ले लिया, इसमें 1-2 कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि सॉरी ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये यहां से शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। इन अ सेंस वी कैन से दैट दिस बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और वो चार्ज रिंग से बाहर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये थोड़ा सा ऐसे रिवर्सिबल भी है, मतलब इधर की ओर अनस्टेबल है, इधर की ओर ज्यादा स्टेबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो है ना, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। जरा देखो ये नया बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये नया बॉन्ड बनने वाला है, और प्लस चार्ज 1 से 2 पर आ जाएगा। फाइनली प्लस चार्ज विल कम फ्रॉम 1 to 2। ठीक है ना। एंड दिस बॉन्ड विल फाइनली वैनिश। तो ये हो जाएगा इस तरह का एक कार्बोकेटाइन, ऐसा। इसको हम ऐसे रीराइट कर दें तो ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये स्पेशली बहुत स्टेबल है। इसको CPM कार्बोकेटाइन बोलते हैं, एंड द CPM कार्बोकेटाइन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी स्टेबल। CPM कार्बोकेटाइन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेरी स्टेबल। बात समझ में आ रही है? तो ये रेजोनेंस हमेशा राइट की ओर ही होके रहना पसंद करता है। ठीक है ना। इसको ऐसे नॉन लिटरेचर की भाषा में डांसिंग रेजोनेंस भी बोल देते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये बेसिकली CPM की ओर जाके रहना पसंद करता है। CPM इज वेरी स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ CPM के बारे में जरा बता देता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ CPM। जरा सा ये यहीं पर एक नोट बना लो, फिर हम लोग अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और दूसरे भी हैं उनके बारे में एक साथ लिखेंगे। ये जो CPM है ना, इस CPM में जरा इधर बोर्ड की ओर सभी लोग देख लें एक बार। मान लो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ठीक है ना। ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है और यहां पर ये CH2+ लगा हुआ है। तो जिस कार्बन से ये लगा हुआ है, ये कार्बन तो sp3 है ना, तो पूरा सिस्टम प्लेनर तो है नहीं।
ये ऐसे है, CH2, यहां पर CH2 लगा हुआ, उसके ऊपर एक वेकेंट P होगी और उसी वेकेंट P की वजह से पॉजिटिव चार्ज है और अनस्टेबिलिटी है। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, ये बेंट होकर इतना नजदीक पहुंच जाता है कि इसका वेकेंट P इसके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पार्शियली फुलफिल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई CPM इज वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। क्या होता है, ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, ये बेंट हो जाती है और यहां पर जो CH2 है और यहां पर है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, इसमें सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वेकेंट P है वो इसके परपेंडिकुलर होता है और इसके साथ ऑलमोस्ट ओवरलैप कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आने जाने लगते हैं, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है पार्शियली फुलफिल्ड हो जाती है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आई? तो हम CPM के बारे में अलग से अभी हम लोग लिख लेंगे, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटायंस, उसकी हेडिंग में इसको भी लिख लेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि CPM इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। You understand? But this resonance takes place. I mean this ring expansion takes place, ring contraction. I'm sorry, and you know this has equilibrium in which both of the carbocations are present, but major quantity is of CPM because CPM is extraordinary, very stable. ठीक है? ऐसा जो थोड़ा रेयर है, 7 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉन्ड जो है वो 1-2 शिफ्ट कर जाए, अगर 1 से 2 पर शिफ्ट कर जाए और ये 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, जिसके बाद ये this bond will shift and this new bond is going to be formed. ठीक है ना? This is 1 and this one is 2. ये TS है and finally what we see is, जैसा दिख रहा है वैसा बना देता हूं, ये 6 मेंबर्ड रिंग और बाहर एक प्लस चार्ज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग के बाहर प्लस चार्ज और इसमें H माइनस शिफ्ट कर दें अगर, तो ये एक टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन पहले प्राइमरी TS में होकर तब जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो पहले ही ज्यादा स्टेबल है वो पहले एक प्राइमरी अनस्टेबल स्टेज से होकर गुजरता है। तो मेरा ये कहना है कि कोई मोटिवेशन हो तो अच्छा है। जैसे मान लो 7 मेंबर्ड रिंग में यहां पर हम लगा दें फिनाइल्स और यहां प्लस चार्ज लगा दें, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने दो, 1-2 शिफ्ट हो जाने दो। 1-2 शिफ्ट में क्या हो जाएगा बताओ? ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? फिनाइल जैसे लगे हुए हैं वैसे लगे हुए हैं। क्यों? पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये 1 है और ये 2 है, नया बॉन्ड यहां बनने वाला है ऐसा। और फाइनली एक 6 मेंबर्ड रिंग के बाहर ये प्लस चार्ज चला जाएगा जहां फिनाइल भी है और एक फिनाइल पहले से यहां प्रेजेंट था, वो वैसे ही रहा। तो आपने देखा कि जब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था और अब भी ये सेकेंडरी है और साथ में इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी है, इस तरह का कोई मोटिवेशन हो और अब इसमें H माइनस शिफ्ट करके इसको टर्शरी होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी इस स्थिति में ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। बात समझ में आई? तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फेवर्ड होना चाहिए। वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा रेयर है, मैंने शुरू में लिखा था कि ये रेयर है। C4 से C3 जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस भी कॉमन है। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? एक कॉन्ट्रैक्शन और करके बताना आप मुझे। नहीं, बस मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप आंसर बताना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके और जो दूसरा वाला कार्बोकेटायन बनेगा वो बनाकर बताना। पहले आप नोट कर लो सारा। इसी तरह इसमें भी ये शिफ्ट हो सकता है या फिर ये भी शिफ्ट हो सकता है, दोनों इक्विवेलेंट है। बताओ भाई, शिफ्ट कर दिया, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, एक कार्बन बाहर निकल गया जिसमें प्लस है और उसके साथ फिनाइल भी लगा हुआ है। डायरेक्ट लिखूं क्या? अगर आपने यहां प्लस चार्ज बना लिया तो यहां फिनाइल लगा हुआ है और ये फिनाइल ऐसे ही लगा हुआ है जैसे पड़ा हुआ था। ये CPM का एडवांटेज भी है इसको।
क्यों? व्हाट यू मीन बाय CPM? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। ठीक है ना, समझ आ गई बात? मैं एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बताता हूं, कार्बोकेटाइन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बताता हूं, लेकिन उसमें CPM वाले एरोमेटिक कार्बोकेटाइन या +M स्टेबिलिटी वाले ये सब उसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल जो नॉर्मल कार्बोकेटाइन से होता है उसमें ये है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद है ये 9-अल्फा-H वाला, ये 9-अल्फा-H वाला एल्काइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, उसके बाद फिर कोई भी टर्शरी एल्काइल कार्बोकेटाइन, फिर एलाइल कार्बोकेटाइन जो कि प्राइमरी है लेकिन किसी सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ें तो उसके बाद डबल बॉन्ड वाला, फिर बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज, और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम स्टेबल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बेंजाइल है ना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से किसी टर्शरी एल्काइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है 9-अल्फा-H वाला जो इससे ज्यादा स्टेबल है। और ये एलाइल कार्बोकेटाइन इज itself a primary carbocation but it is more stable than any secondary alkyl carbocation। मैं यहां एक्सेप्शन लिख देता हूं, एक्सेप्शन लिख देता हूं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन although primary is more stable than any tertiary alkyl carbocation due to resonance, but tertiary butyl carbocation having 9-alpha-H is more stable than benzyl। This is benzyl carbocation and this is tertiary butyl carbocation। This is an exception। Otherwise benzyl carbocation is more stable than any tertiary alkyl carbocation except this 9-alpha-H। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने ये ले लिया तो ये ज्यादा स्टेबल निकलेगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है। तो किसी भी टर्शरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकेटाइन ड्यू टू रेजोनेंस, बट देयर इज वन एक्सेप्शन ऑफ 9-alpha-H। प्लीज कीप इन माइंड, ये ऑर्डर है नॉर्मल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। इसमें हमने +M की स्टेबिलिटी वाले कार्बोकेटाइंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइंस को शामिल नहीं किया है। ठीक है ना, नोट करें जरा, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइंस। सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइंस। सबसे पहले CPM कार्बोकेटाइन, अभी बात हुई है इसके बारे में। पूरा नाम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। स्ट्रक्चर ये है, इसमें ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है इसमें जो CH2+ होता है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल के ये जो दोनों बॉन्ड्स है ना, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का जो वेकेंट P है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल बेंट होकर इतना नजदीक पहुंच जाता है कि इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट P में आने जाने लगते हैं, और इसी तरीके से वेकेंट P की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पार्शियली फुलफिल हो जाती है। इसलिए ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, जरा लिखें इस बात को, लिखो साइक्लोप्रोपेन रिंग बेंड्स, लिख ले फिर नोट कर लेना। साइक्लोप्रोपेन रिंग बेंड्स एंड रीचेस क्लोज टू द वेकेंट P। cyclopropane ring bends and reaches close to the vacant P, and thus
द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज पार्शियली फुलफिल्ड. द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज पार्शियली fulfilled by sigma electrons of cyclopropane ring. The electron deficiency is partially fulfilled by the sigma electrons of cyclopropane ring. So it's a kind of sigma p resonance. साइक्लोप्रोपेन रिंग का सिग्मा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आने जाने लग जाता है. इसको ऐसे भी शो करते हैं, जरा देखो, ये प्लस चार्ज है, तो इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग का एक बॉन्ड यहां टूटा, एक बॉन्ड यहां टूटा और यहां पाई बॉन्ड बना लेगा, या फिर ये वाला बॉन्ड टूट गए और यहां पाई बॉन्ड बना लेगा. तो अगर हम इन जनरल ये स्ट्रक्चर्स बना के देखें तो हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग के ये दोनों एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में पार्ट कर रहे हैं और ये एक प्लस चार्ज है जो डिस्पर्स हो रहा है. इट्स ए काइंड ऑफ सिग्मा पाई रेजोनेंस या सिग्मा पी रेजोनेंस. बात समझ में आ रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग partially fulfill the electron deficiency of p orbital by bending. क्यों? Cyclopropane ring reaches very close to the vacant p orbital, and vacant p orbital of the C plus is present in perpendicular direction to the cyclopropane ring, इसीलिए वो उसके ऊपर आ जाता है. ठीक है? कौन सी स्ट्रक्चर बेटे? यही तो मैं बता रहा था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे आ जाए तो इसकी प्लस चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, या यहां वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो ओवरऑल हम देखें तो ये साइड के जो दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यही उस पॉजिटिव चार्ज को बार बार डीलोकलाइज करवाते हैं, और डीलोकलाइज या डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से स्टेबिलिटी बढ़ती है. इसीलिए सीपीएम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. एन इज more stable than benzyl carbocation. अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इसी तरह डाई सीपीएम जो है ना इज मोर स्टेबल देन डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, एंड ट्राई सीपीएम is more stable than ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन. अब आप ऐसे क्रिस क्रॉस करके मत पूछना, ठीक है ना? जो अवेलेबल डेटा है लिटरेचर में उसी हिसाब से बता रहा हूं. टाइम्स हम लोग पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं. एरोमेटिक कार्बोकेटायंस, इनमें सबसे पहला नाम आता है ट्रोपाइलियम आयन, अगर आपको याद हो. ट्रोपाइलियम आयन ये है 7 मेंबर्ड साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन. इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो आपको याद होगा तो सभी 7 कार्बन्स पर प्लस चार्ज डिस्पर्स होता है. ये एरोमेटिक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. ये बेंजाइल कार्बोकेटायन की अपेक्षा 10⁻15 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है. इतना ज्यादा स्टेबल है ये. सभी कार्बोकेटायंस में जब भी कभी स्टेबिलिटी का अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कोई प्लस एम की स्टेबिलिटी नहीं है, तब सभी कार्बोकेटायंस में सबसे ज्यादा स्टेबल निकलता है एरोमेटिक, सीपीएम से भी ज्यादा. ठीक है ना? बात समझ आई? इसी तरह इसी श्रृंखला में एक और कार्बोकेटायन है, नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन. हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है, रेजोनेंस में पढ़ा, फिर एरोमेटिसिटी में भी आया था ये. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक प्लस चार्ज है, तीनों पर इक्वली डिस्पर्स्ड है, और ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. एरोमेटिक कार्बोकेटायंस आर हाईली स्टेबल. इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है इसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन एक लिटरेचर में एक बात लिखी हुई है कि ये प्लस चार्ज
जिस पर प्रोपेन लगे हुए, प्रोपाइल रिंग लगी, मतलब प्रोपाइल ब्रांच लगी, I'm सॉरी, प्रोपाइल ब्रांच लगी हुई है, ये ट्रोपाइलियम से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हम इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मेरा मानना है कि ट्रोपाइलियम की ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर तो देखो 6 अल्फा एच का सपोर्ट भी तो है, हाइपर कंजुगेशन भी तो हो रहा है और प्लस आई भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये प्लस चार्ज इन तीनों कार्बनों पर डिस्पर्स है और इनको सामने से सपोर्ट भी है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ये बात लिटरेचर में लिखी हुई है, पीटर साइक्स नाम की एक बुक है, उसमें ये बात लिखी हुई है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ट्रोपाइलियम से। बट साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन और ट्रोपाइलियम में कौन ज्यादा स्टेबल है ये मेंशन नहीं है। ये लगभग 10⁻² टाइम्स ज्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटायंस के बारे में हो गया। नेक्स्ट डे मैं यहां पर कुछ कार्बोकेटायंस लिखूंगा और आपको बताना होगा कि उसमें कौन सा रीअरेंजमेंट अगर होता है तो कौन सा रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा रिजल्टिंग कार्बोकेटायन बनेगा।